नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति होगा। इस टॉपिक के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे हम लोग और एग्ज़ाम से जुड़े हर महत्वपूर्ण सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। पहला, मुद्रास्फीति क्या होता है उससे पहले जान लेते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी होता है जहां कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियां करती हैं। कौन? बाजार की शक्तियां करती हैं। और बाजार की शक्तियां क्या होती है? मांग और आपूर्ति या पूर्ति, इसी को बाजार की शक्ति कहा जाता है। किसको? मांग या आपूर्ति या पूर्ति। अब देखते हैं मांग और आपूर्ति क्या होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा आलू का ही। अगर मांग आलू का है तो पूर्ति भी आलू की ही होनी चाहिए। अगर चीनी का खपत कम है तो चीनी की पूर्ति अगर कम हो तो चल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। देखते हैं कोई वस्तु है और उसके होने ना होने से कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आलू का ही एग्जांपल लिए, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर आलू की मांग ज़्यादा है और पूर्ति की मांग आलू का मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, अगर जितना आलू का डिमांड किया जा रहा है और पूर्ति भी उतना हो रहा है तो कीमत क्या होगा? स्थिर रहेगा, ज्यों का त्यों। अगर मान लीजिए आलू 10 रुपये किलो है तो कीमत क्या रहेगा? 10 रुपये किलो ही रह जाएगा। अब देखते हैं दूसरा तथ्य कि अगर आलू का मांग कम हो जाए और पूर्ति अधिक हो जाए, जैसे जब आलू की खुदाई चलती है मार्केट में तो उस समय तो पूर्ति ज़्यादा हो जाता है, मांग तो उतना ही रहता है। कुल मिला करके मांग तो उतना ही रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि मांग कम और पूर्ति ज़्यादा हो जाता है तो कीमत क्या होगा? जो पूर्ति ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में आलू ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कीमत कम हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि मांग जो है ज़्यादा हो जाए, पूर्ति कम हो जाए, यानी अगर मार्केट आप लोग जाएं और आलू आपको डिमांड ज़्यादा है, लेना 10 किलो है, ठीक है, और पूर्ति हो ही नहीं रहा है, 5 ही किलो आलू है, तो उस स्थिति में क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं आलू, तो सभी व्यापारी उच्च कीमत पर बेचेंगे। आगे देखते हैं, पूर्ति या आपूर्ति का संबंध वस्तु और सेवा के उत्पादन से होता है। किससे? आपको बता चुके एग्जाम्पल के माध्यम से। और मांग का संबंध जो है बाजार में तरलता से होता है। मांग का संबंध बाजार में तरलता से होता है और तरलता का संबंध आपूर्ति या पूर्ति से होता है। फिर से समझते हैं, पूर्ति का संबंध पूर्ति का संबंध किससे होता है? वस्तु या सेवा से। वस्तु या सेवा से। और वस्तु या तरलता का संबंध होता है, मांग का संबंध बाजार में तरलता से होता है और तरलता का संबंध मुद्रा की आपूर्ति से होता है। समझ गए आप लोग? चलिए एक छोटा बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। यदि तरलता में वृद्धि होता है, मार्केट में तरलता में वृद्धि होगा तो क्या होगा? द्रव्य या मुद्रा की आपूर्ति में भी वृद्धि होगा। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो मुद्रा बढ़ेगा ना। द्रव्य किसी भी रूप में, पैसा किसी भी रूप में, बॉन्ड डिवेंचर या फिर जमा के रूप में, हर रूप में बढ़ेगा। अगर पैसा आपके पास है तो क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगा। अगर पैसा आपके पास है तो हर चीज़ आप खरीदने को सोचेंगे। आगे देखते हैं, क्या अगर क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगा तो समग्र प्रभावी मांग में भी वृद्धि होगा। अगर क्रय शक्ति, आप गए फ्रीज खरीदने के लिए, वहाँ पर आपको एसी भी दिख गया तो वो भी खरीदेंगे। ठीक है, और क्या होगा? वस्तु और सेवा का उत्पादन कम होने लगेगा। मांग में वृद्धि होगा तो मांग को पूरा करने के लिए क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यों ही तरलता में वृद्धि हुआ तो सेवा का उत्पादन कम कर दिया जाता कि अधिक से अधिक पैसा लिया जा सके। आगे बढ़ते हैं, यदि वस्तु और सेवा की आपूर्ति में कमी हो जाएगी और वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि भी होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियाँ हैं, आपको बता ही चुके। अगर जिस चीज़ का मांग ज़्यादा है तो पूर्ति भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दाम बढ़ाने के लिए उसके पूर्ति को कम कर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक दाम वसूला जाए। ठीक है,
ये समझ गए होंगे। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक जो है उसके तरफ बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति, जो आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है इसको देखते हैं। जब वस्तु और सेवाओं की कीमत में क्रमिक रूप से दीर्घकाल में वृद्धि हो, वस्तु और सेवा की कीमत में क्रमिक रूप से यानी लगातार धीरे धीरे दीर्घकाल में वृद्धि हो, साथ ही मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। फिर से समझते हैं एक बार। वस्तु और सेवा की कीमत, जैसे कि किसी वस्तु का कीमत 10 रुपये है, उसको 15, 20, 25 करके ऐसे बढ़ाया जाए दीर्घकाल में, 2-3 साल 5 साल में बढ़ता जाए, और मुद्रा का मूल्य कम होने लगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं किस किस प्रकार से, देखते हैं। यदि वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि हो, यदि क्रमिक रूप से वृद्धि यानी दीर्घकालिक रूप में वृद्धि हो। तीसरा पॉइंट बनता है मुद्रा का मूल्य कम हो। ठीक है, इस 3 तथ्यों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुद्रा का मूल्य घटने का अर्थ होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई है, अर्थात वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होने पर मुद्रा को पूर्व की अपेक्षा अधिक खर्च करना पड़ता है, जो बचत को कम करता है। ठीक है, अब देखते हैं मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसको पॉइंट्स में समझते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, बाजार में जब तरलता में वृद्धि हो। ठीक है, दूसरा, मुद्रा या द्रव्य की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, व्यक्ति के क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो। ये सब सारे पॉइंट्स हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, आप लोग कनेक्ट करते जाइएगा। समग्र मांग में वृद्धि हो, वस्तु और सेवा के उत्पादन में कमी हो जाए। इसी टर्म में हम लोगों ने आप ऊपर देखा था, वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि भी हो और वस्तु और सेवा के आपूर्ति में कमी हो जाए। ठीक है, और मुद्रा के मूल्य में कमी हो और मुद्रा के क्रय शक्ति क्षमता में कमी हो। कुल मिलाकर कहने की बात हो तो बाजार में तरलता, ठीक, मुद्रा द्रव्य की आपूर्ति और व्यक्ति के क्रय शक्ति क्षमता और वस्तु और सेवा के मूल्य और समग्र मांग में यदि वृद्धि होता है और वस्तु और सेवा के उत्पादन में, वस्तु और सेवा के आपूर्ति में और मुद्रा के क्रय शक्ति क्षमता और मुद्रा के मूल्य में कमी, कमी किस किस चीज़ में देख लिए और वृद्धि किस किस चीज़ में देख लिए, ये सारी चीज़ें होती है तो ये मुद्रास्फीति के टर्म होते हैं। अब देखते हैं भारत में मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति के कारण, बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला कारण मांग जनित यानी डिमांड पुल, इसको इंग्लिश में डिमांड पुल कहा जाता है। अब डिमांड पुल होता क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में, वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि का कारण मांग में वृद्धि होता है। अगर किसी वस्तु का कीमत मांग में वृद्धि के कारण प्रभावित होता है, कैसे? आपूर्ति की तुलना में मांग में वृद्धि, आपूर्ति कम हो रहा है, मांग में वृद्धि है। आलू का एग्जाम्पल हम लोग लिख चुके थे, आपूर्ति हमारा हो नहीं रहा है, गए मार्केट खरीदने 10 किलो, मिल रहा है 5 किलो। ठीक है, ये होता है मांग जनित। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा होता है लागत जन्य यानी कॉस्ट पुश। ये क्या होता है? जब कच्चा माल के मूल्य या लागत में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप वस्तु की कीमत में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे मान लेते हैं कि सरसों का एग्जाम्पल लेते हैं। सरसों है, सरसों मान लीजिए कि 30 रुपये किलो है। ठीक है, आज कल सरसों हो गया 35 रुपये किलो। तो आज जब सरसों से तेल जो बनता है उसका मूल्य जैसे 160 रुपये किलो का, कल सरसों कीमत 35 रुपये किलो हो गया, तो तेल के कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी आगे। इसी को कहा गया है जब कच्चा माल के मूल्य या लागत में वृद्धि होती है उसके फलस्वरूप जो उत्पाद उससे बनता है, जिससे सरसों से तेल बनता है। इसी दूसरा एग्जाम्पल लिए तो अगर जो तो जैसे गेहूँ हुआ तो गेहूँ से ब्रेड बनता है, या फिर कुछ भी जौ से मैदा वगैरह जो भी है बिस्किट बनता है, तो उसकी कीमत में भी वृद्धि होती चली जाएगी। इसी को कहा जाता है लागत जन्य। अगर किसी को कच्चा माल के कॉस्ट बढ़ा तो उससे बना जो उत्पाद होगा उसके मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आयातित। क्या है? आयातित यानी इम्पोर्टेड, जो दूसरे देश से आयात किए जाते हैं। भारत में विशेष प्रकार की वस्तु थी जिसका उत्पादन इंडिया में कम होता है लेकिन मांग अधिक हो, जैसे कच्चा तेल हो गया, सोना हो गया। यहाँ पर उत्पादन कम है लेकिन मांग अधिक है। इसके लिए क्या होता है
कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य तय किए जाते हैं पहले से ही। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी कीमत, मान लीजिए सोना का कीमत है, सोना का कीमत बढ़ा तो इंडिया में भी सोना की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी का अगर हम पूरा पॉइंट्स देखें तो ये कहा जा सकता है कि भारत में कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं जिनका उत्पादन कम होता है किंतु यहाँ मांग अधिक होने के कारण उन्हें विदेशों से आयात किया जाता है, जैसे कच्चा तेल, सोना। और इसके मूल्य जो है, जैसे आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत में वृद्धि होती है तो भारत में भी इनसे संबंधित वस्तुओं में उसके मूल्य में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यही आपको बताया। एक शॉर्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर कच्चा तेल है, कच्चा तेल इसको रिफाइंड किया जाता है, रिफाइंड करके इसको पेट्रोल या डीजल जो यूज़ लायक होगा उसको बनाया जाएगा। उसको बनाने के बाद वहाँ से किसी अन्य कंट्री को भेजा जाएगा। मान लीजिए ईरान है, ईरान से हम लोग तेल लेते हैं। ठीक है, ईरान से तेल लिए, पेट्रोल डीजल, तो वहाँ पहले सफाई हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल डीजल जो यूज़ लायक हो उसको बनाया गया। उससे फिर वहाँ से आने में जो परिवहन होगा, परिवहन का कॉस्ट लगेगा, गाड़ी से, ट्रेन से, या फिर जो नौका वाहन होते हैं उससे लाए जाएंगे। उसके बाद ये आम जन पेट्रोल पंप तक पहुँचेगा, उसके बाद उपभोक्ता खरीदेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ पर सफाई हुआ, फिर उसमें कॉस्ट, मान लीजिए कि तेल की कीमत 30 रुपये, सफाई करते करते 5 रुपये लगा। ठीक है, परिवहन कॉस्ट 10 रुपये लग गया, फिर परिवहन से यहाँ आए तो 30 5 35 10 45 रुपये हो गया, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो उपभोक्ता तक पहुँचा, खरीद रेट हुआ 30, यहाँ तक आते आते कितना हो गया, टोटल 45 रुपीज़ लीटर हो गया पेट्रोल। इसी को कहा जाता है विदेशों से आयातित, यानी इम्पोर्टेड। जो हम लोग ये तीसरा पॉइंट देखे थे, इम्पोर्टेड। चौथा देखते हैं, काला बाजारी और जमाखोरी। काला बाजारी या जमाखोरी क्या होता है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। आम भाषा में समझे, जैसे हम लोग घर बनाते हैं। ठीक है, तो घर बनाने में बालू का यूज होता है। ठीक है, तो जब बालू का खनन हो रहा होता है तो उस समय जो व्यापारी जो लोग होते हैं या फिर इम्पोर्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे बालू का खनन करके अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले तो आलू से जैसे हम लोग शुरू किए थे, या प्याज ही लेते हैं। प्याज हुआ, प्याज का खनन हुआ, उसकी खुदाई हुई, तो क्या हुआ, व्यापारी जो बड़े व्यापारी लोग होते हैं उसका क्या के लिए स्टॉक कर लिए। तो जिस समय मार्केट में प्याज की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उस समय मार्केट में प्याज मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यापारी ने उसको स्टॉक कर लिया है। ज्यों ही स्टॉक कर लिया, मार्केट में मिलेगा नहीं तो क्या होगा, इससे वो फिर धीरे धीरे करके बाज़ार में बेचेंगे। और किस कीमत पर, जब खरीदे थे उन्होंने, किस कीमत पे, मान लीजिए वो 10 रुपये में उस समय खरीद करके स्टॉक कर लिए, मार्केट में अब मिल नहीं रहा तो उसी कीमत, उसी को 25-30 रुपये में बेचेंगे। इससे क्या होगी, मूल्य में वृद्धि होगी। इसी को कहा जाता है जमाखोरी या काला बाजारी। समझते हैं इसको, और इस लाइन के माध्यम से समझते हैं हम कि जब वस्तु के आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करता है, यह जो है वस्तु के आपूर्ति पक्ष, यानी आपूर्ति पक्ष प्रभावित कैसे होगा, आपूर्ति होगा नहीं। यहाँ जानबूझकर व्यापारियों द्वारा अवैध तरीके से वस्तु का संग्रहण करके, जैसे बताएं आपको, आलू, प्याज या फिर बालू को संग्रहण कर लिया जाता है और उसके आपूर्ति की मांग की तुलना में घटाया जाता है। आपूर्ति जो है, मांग ज़्यादा है, आपूर्ति को कम कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने स्टॉक कर लिया है। इससे क्या होगा, कीमत में वृद्धि होगी। जब कीमत में वृद्धि होगी तो व्यापारी ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पैसा मिलेगा। जबकि भारत में जो है यह अवैध है। क्या है, भारत में अवैध है, फिर भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा तीनों पॉइंट अब देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, भारत में जो है अभी मासिक आधार पर गणना की जाती है मुद्रा की। और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। इससे पहले जो है भारत में मुद्रास्फीति गणना जो है CSO द्वारा, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। देखते हैं, पहले CSA द्वारा, उसके बाद NSO द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पूरे टॉपिक को कि MOSPI क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसकी शाखाओं के बारे में देखते हैं। पहली शाखा क्या है? स्टैटिकल। क्या है? स्टैटिकल। और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक्स जो इसका ब्रांच है उसके कार्यालय CSO और NSSO सॉरी। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं, CSO और NSSO के बारे में, दोनों के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं CSO क्या होता है। ठीक है, CSO, ठीक है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बता चुके हैं आपको ऊपर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी जो स्थापना है 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, CSO जो है इसका जो ब्रांच क्षेत्रीय मुख्यालय जो है कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। और इसका कार्य जो है, दोनों का कार्य साथ ही देखेंगे, CSO और NSSO का कार्य एक ही साथ देखेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं NSO के बारे में। NSO के बारे में जो बेसिक्स हैं वो देखते हैं। NSSO जो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और क्षेत्रीय यानी ब्रांच ऑफिस जो है नई दिल्ली में है। उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता। ठीक, इसके विपरीत, और मुख्यालय नई दिल्ली था CSO का। ठीक है, CSO की स्थापना 1951 और NSSO की स्थापना 1950, एक वर्ष पहले हुआ था। अब देखते हैं दोनों के कार्य, NSO और NSSO CSO के कार्य को देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं CSO के क्या क्या कार्य हैं। इसका कार्य जो है गणना करना है। गणना किसकी? GDP, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मूलभूत उद्योग सूचकांक। इसकी गणना करता है कौन? CSO। अब NSSO के कार्य देखते हैं। इसका कार्य गणना और सर्वे करना है। CSO का कार्य सिर्फ गणना करना था, इसका कार्य क्या क्या है? गणना और सर्वे करना। किसका? गरीबी का, बेरोजगारी का, कृषि जोत का, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या का गणना। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का आगे क्या हुआ। CSO और NSSO को वर्ष 2005 में सी रंगराजन समिति ने एक सिफारिश की कि इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए ताकि गणना करने में जो आपसी विवाद या मतभेद का सामना करना पड़ता है वो ना देखना पड़े। कब? 2005 में सी रंगराजन ने इसकी सिफारिश की थी। इसी बात को मानते हुए सरकार ने आगे वर्ष 2019 मई माह में इसका विलय कर दिया। किसका? CSO और NSSO का विलय कर दिया सरकार ने। कब हुआ विलय? मई 2019 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। ठीक है, और इसके क्या क्या कारण थे उसको देखते हैं, यानी CSO और NSSO को विलय के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, पहला, इससे क्या होगा कि आंकड़ा में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगा, यानी कि जो पारदर्शिता उसमें अलग दिखाया जाता है, इसमें अलग दिखाया जाता है, इससे क्या होता है? वाद विवाद की स्थिति बनती थी। आगे देखते हैं। पहले CSO और NSSO के आंकड़े ओवरलैप करते थे, वही बात है, वाद विवाद की स्थिति। इसमें एकरूपता लाने के लिए रंगराजन समिति ने सिफारिश की कि दोनों का विलय कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। NSO जो है, अब अगला पॉइंट हमारा बनता है, NSO भारत में मुद्रास्फीति गणना में कैसे करता है गणना। इसके दो पद्धति हैं, इसी के आधार पर NSO भारत में मुद्रास्फीति की गणना करता है। ठीक है, ये दो पॉइंट कौन कौन से? पहला, बिंदु दर बिंदु पद्धति, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है कि माह के 1 तारीख से अगले माह के 1 तारीख तक, मान लेते हैं किसी माह का, मान चलिए 1 अगस्त है, 1 अगस्त से 1 सितंबर। ठीक है, इसी तरह अगर किसी और माह का करना हो तो फिर 1 सितंबर से 1 अक्टूबर। ठीक है, ये होता है बिंदु दर बिंदु पद्धति, इस प्रकार किया जाता है। अब देखते हैं कि अगला है औसत वार्षिक दर, यानी एवरेज एनुअल रेट। एवरेज एनुअल रेट में क्या होता है, यहाँ जो हम लोग देखें 1 अगस्त से 1 अगस्त, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, इस तरह किया जाता है। इन सब को जोड़कर 12 से विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक किसी का जो है बिंदु दर बिंदु पद्धति के अनुसार
दर होता है। अगर मान लेते हैं 5 हो, अगला 6 हो, इसी तरह 7 हो, 9 हो, 12 हो, इसी तरह कर कर के 12 महीने तक कर लिया जाता है। उसको फिर 12 से डिवाइड कर दिया जाता है। उसी को क्या होता है, जो इसका पॉइंट निकलेगा वही होगा औसत वार्षिक दर। इसी में ये बताया गया कि यहाँ वर्ष के सभी माह के मुद्रास्फीति के आंकड़ों को जोड़कर कुल जोड़ को 12 से विभाजित कर दिया जाता है। माह का मुद्रास्फीति कैसे होता है निकालते हैं, यहाँ देख चुके थे हम, हर माह के 1 तारीख से अगले माह की 1 तारीख तक। ठीक है, अब जो है एनएसओ मुद्रास्फीति गणना के लिए औसत भारांश यानी एवरेज वेटेज का उपयोग करता है। औसत भारांश क्या होता है, इसकी गणना जो है मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। मूल्य सूचकांक क्या होता है, पहले क्या होता है, मूल्य सूचकांक को देखते हैं। मूल्य सूचकांक जो होता है PN/PO गुना 100। ठीक है, अब देखते हैं कि PN क्या होता है। PN होता है चालू या वर्तमान वर्ष में मूल्य। किसी भी वस्तु का चालू या वर्तमान वर्ष में मूल्य क्या होता है। और PO जो होता है आधार वर्ष में मूल्य क्या होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं चालू या वर्तमान वर्ष समझ ही रहे हैं, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, फिर 2024, इसी तरह ये होता है चालू वर्ष। और आधार वर्ष क्या होता है इसको जानते हैं। अब देखते हैं कुछ आधार वर्ष, पहले इसको समझ लेते हैं कि वर्ष के प्रकार। वर्ष होता है कैलेंडर वर्ष यानी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर को हम कहाँ से कब तक मानते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। एक होता है वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला होता है लेखांकन वर्ष। ठीक है, जो RBI अकाउंटिंग में अपना यूज करता है उसको लेखांकन वर्ष होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। हम लोग RBI टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो RBI का लेखांकन वर्ष हम लोग आप लोग को बताए थे, 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक होता है। ठीक है, अब इसी में होता है एक आधार वर्ष। आधार वर्ष क्या होता है इसको देखते हैं, यानी बेस ईयर। यह एक मानक वर्ष होता है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न आंकड़ों और संकेतकों की गणना में प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है आंकड़ा और संकेतक, आगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे बस 1 मिनट के बाद, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ष को गणना में लिया जाता है। सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें वर्ष भर अत्यधिक असामान्य घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, कोरोना महामारी। मतलब कि अगर वर्ष भर तो नहीं होगा ना, बाढ़ आएगा तो एक सीज़न होता है बाढ़ का, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। सूखा है तो सूखा अगस्त सितंबर में होगा नहीं। प्राकृतिक आपदा है तो ऐसा नहीं है कि सालों भर भूकंप आते रहेंगे, सालों भर समुद्री घटनाएं होती रहेंगी। कोविड है तो कोविड ऐसा है नहीं कि जो हर वर्ष कोविड आए ही। इस प्रकार आधार वर्ष जो है उसकी गणना का आधार माना जाता है। ठीक है, किसका, आधार का गणना माना जाता है। ठीक है, और यह ना तो बहुत पुराना होता है और ना ही बिल्कुल नया होता है। यानी आधार वर्ष, मान लीजिए किसी भी वस्तु का, किसी भी टैग का अगर हम आधार वर्ष निकालें, तो मान लीजिए कभी किसी वस्तु X का आधार वर्ष निकाला जाए तो ये ना ही ऐसा होगा कि 1995 हो जाए और ना ही 2023 चल रहा है तो 2022 हो जाए या 2023 हो जाए। एक मीडियम होता है। क्या होता है इसको आगे देखते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से आप इसको नोट करते जाइएगा। ये सूचक है और ये आधार वर्ष। ठीक है, GDP का आधार वर्ष 2011-12 माना जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए, GDP का आधार वर्ष 2011-12, राष्ट्रीय आय का 2011-12, थोक मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष पहले 2011-12 था, उसके बाद कुछ सुझाव समिति के द्वारा दिए गए, उसको फिर सुधार करके 2017-18 कर दिया गया। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका आधार वर्ष 2012 माना गया है। अगला है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये किसका, CPI को भी हम विभाजन आगे देखेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर का, यहाँ पर भी बहुत सारे विभाजन हैं, IW, RL, IL, बहुत सारे हैं। इसका आधार वर्ष है 2016। आगे देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। आवासीय सूचकांक रेसिडेक्स का, इसका आधार वर्ष 2017-18 है। मूलभूत उद्योग सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बैक करके वीडियो देख लें, आधार वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये वही एग्जाम्पल है जो हम लोग ने मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला देखा था, पी एन बटे पी ओ गुने 100। इसी का फॉर्मूला है कि अगर चालू वर्ष में मूल्य 550 हो, आधार वर्ष में 10 रुपये हो, तो क्या हो जाएगा 550 बटे 10 गुना 100, कितना निकाल के आएगा 5500। आप यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए चालू वर्ष में मूल्य तो दिया हो लेकिन आधार वर्ष नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे? तब करना है कि पी एन बटे पी ओ, सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलोगे कि आधार वर्ष तो दिया नहीं है, इसको आधार वर्ष मानते हैं, इसको चालू वर्ष मानते हैं। चालू वर्ष जो है उसको हम इतना मान लेंगे और आधार वर्ष को है ऑटोमेटिक हम 100 मान के इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा वृद्धि होगा। ठीक है, क्या होगा? वही वृद्धि हो जाएगा। अब देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति का गणना 2 मुख्य सूचकांक द्वारा होता है। कौन कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई चीज़ जो उत्पादक होता है, एग्जांपल हम लोग आलू से शुरू किए थे और उसी को देखते रहते हैं। अगर आलू का उत्पादक वर्ग जो है, जो किसान वर्ग है, उसका उत्पादन करता है। ठीक है, आलू का उत्पादन हुआ, ये आलू है, ये उत्पादन किया, फिर इसको थोक विक्रेता जो है सारे आलू को खरीद लेंगे। ठीक है, ये फिर आम दुकानदार को बेचेंगे, एक दुकानदार, 2 दुकानदार, कई सारे दुकानदारों के बीच ये बेचेंगे और ये फिर दुकानदार क्या करेंगे, आम लोगों के बीच बेचेंगे, इस तरह से। ठीक है, यही चीज़ हो गया, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं, एक तो देखे थे थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में उस मूल्य के उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है जिसमें थोक विक्रेता बाजार में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। क्या होता है? उतार चढ़ाव किसका? थोक विक्रेता के द्वारा विक्रय का जो किया जाता है उसको थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होता है कि जो कीमत में उतार चढ़ाव होता है उपभोक्ता बाजार से, वो वस्तु और सेवा का जब क्रय करते हैं तब होता है। क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक में उस मूल्य के उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है जिसमें थोक विक्रेता बाजार में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यानी कि विक्रेता तो कई सारे हो सकते हैं। अगर एक्स विक्रेता कोई है, अगर किसी चीज़ का आलू ही बेच रहा है 10 रुपये में, वाई है ये 9.5 रुपये में बेच रहा है, कोई जेड है ये 12 रुपये में बेच रहा है, इसका जो विक्रय करते हैं उतार चढ़ाव जो होता है 9.5, 10, 12, इसको थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। और ठीक इसी के विपरीत जो होता है कि अगर कोई उपभोक्ता जो है उस मूल्य में उतार चढ़ाव को जो शामिल होता है उस सेवा का जब क्रय करते हैं तब किया जाता है। जैसे कि फिर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर थोक विक्रेता के द्वारा 9.5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई तो ये 10 रुपये में बेच रहा है, ये कोई थोक विक्रेता के द्वारा खरीदा गया 10 रुपये में, ये 11 रुपये में बेच रहा है, ये 12 रुपये में खरीदा गया था, ये 12.5 में बेच रहा है। इसका उतार चढ़ाव यानी क्रय, यहाँ पर आम जन जो है क्रय कर रहे हैं, इसकी स्थिति को कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है। इसमें जो है केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है तथा सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसकी गणना जो है मासिक आधार पर NSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी गणना में आधार वर्ष 2011-12 आपको ऊपर बता चुके हैं कि आधार वर्ष जितना भी आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके प्रश्न। और इसके आंकड़े में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के बारे में। ये क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं इंग्लिश में। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग, DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इस दोनों का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा में काम ही आएंगे। इसका जो कार्यालय है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, जो आपको बताए हैं ऊपर, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस। ठीक है, अब देखते हैं WPI जो आपको ऊपर बताया गया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको ऊपर
जो यहाँ पर हम लोग देखे थे थोक मूल्य सूचकांक, इसमें कितने वस्तुएं शामिल हैं और किस प्रकार हैं। इसमें टोटल 697 वस्तुएं शामिल है। परीक्षा में प्रश्न आता है WPI में कुल शामिल वस्तुओं की संख्या है तो 697 है। ठीक है, और किस किस तरह से शामिल किए गए हैं ये भी हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, पहला है प्राथमिक वस्तु, प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी सेक्टर से 117 वस्तुओं को शामिल किया गया है। दूसरा है फ्यूल यानी ईंधन, इससे 16 वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। और विनिर्मित वस्तुओं में 564 वस्तुएं ऐसे हैं जिनको विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसका यहीं पे औसत भारांश में निकाला गया है कि औसत भारांश क्या क्या हो सकते हैं। औसत भारांश निकालना आपको ऊपर बता दिए, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक वस्तु में खाद्य और गैर खाद्य दोनों को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में आवश्यक होता है। खाद्य और गैर खाद्य क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। विनिर्मित वस्तुएं होते हैं जहां पर कच्चे माल के प्रयोग से मशीनों के माध्यम से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कपास है, कपास का मशीन के माध्यम से कपड़ा बना दिया जाएगा। चमड़ा है, चमड़ा से जो है जूता बनाएगा मशीनों के माध्यम से। इसी में आगे बढ़ते हुए एक और पॉइंट देखेंगे जो करंट का भी रहा है हाल ही में। 2017-18 में WPI के 3 मुख्य परिवर्तन किया गया। पहला, इसका आधार वर्ष जो है उसको बदलकर 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें वस्तुओं की संख्या जो है 676 से बढ़ाकर 697 कर दिया गया था। हम लोग पढ़े भी 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन शामिल किया जाता है ये भी देखें, आप ऊपर चार्ट में देख सकते हैं वीडियो को बैक करके फिर से। WPI में खाद्य वस्तुओं को महत्व देने के लिए एक नया सूचकांक जोड़ा गया जिसे खाद्य सूचकांक यानी फूड इंडेक्स कहा गया है, और इसका औसत भारांश लगभग 24% रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 2020 में सरकार ने WPI पर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसने अपने सुझाव 2021 में दिए थे। कब? 2021 में अपने सुझाव दिए थे। और इस सुझाव क्या क्या थे, मुख्य सुझाव, इसको बुलेट पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या सुझाव थे। ये मुख्य सुझाव कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2017-18 कर दिया जाए। ठीक है, अगला सुझाव इन्होंने दिया कि WPI में शामिल वस्तुओं की संख्या 697 जो है इसको बढ़ाकर 1176 किया जाए। और 1176 जब होगा तो किस क्षेत्र में कितने संख्या बढ़ेंगे इसको भी इन्होंने दर्शाया। इसमें इन्होंने बताया कि 1176 जो संख्या है इसमें प्राथमिक वस्तुओं की संख्या है 117 से बढ़ाकर 131 कर दिया जाए। कितना? 117 से बढ़ाकर 131 कर दिया जाए। ईंधन की संख्या जो था उसका 16 था, उसको बढ़ा करके 19 कर दिया जाए। और विनिर्मित वस्तुओं की संख्या था, मैन्युफैक्चर गुड्स की जो संख्या था उसको बढ़ाकर 564 से 1026 कर दिया जाए। ये इनके सुझाव रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ऊपर देखे हम लोगों ने थोक मूल्य सूचकांक, अब देखना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी गणना जो है मासिक आधार पर NSO द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? NSO के द्वारा किया जाता है। इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2012 है और इसकी गणना जो है NSO द्वारा किया जाता है, जबकि इसके आंकड़े भी NSO ही जारी करता है। ठीक है, गणना और आंकड़े दोनों NSO के द्वारा ही जारी किया जाता है। उसमें बताए थे आपको इसका गणना जो है कौन करता था, आप लोग देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और इसका जो है कार्यालय जो था आर्थिक सलाहकार कार्यालय था। ठीक है, ये लोग देख चुके थे हम लोग ये सब। अब देखते हैं CPI में अगला पॉइंट क्या है। इसमें सबसे अधिक भारांश प्राथमिक वस्तुओं को दिया जाता है जो वर्तमान में लगभग 45.8% है। यही कारण है कि आम जनजीवन
होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में सीपीआई से अधिक प्रभावित होता है। समझ गए, बहुत ही आसान पॉइंट था, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सीपीआई के सूचकांक किस किस प्रकार से हैं। सीपीआई को दो भाग में बांट लेते हैं। पहला शहरी, दूसरा ग्रामीण। ठीक है, शहरी में देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। ठीक है, शहरी में कौन कौन से वर्ग आते हैं। पहला सीपीआई और सीपीआई। सीपीआई कौन से हैं? औद्योगिक श्रमिक यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर। इधर सीपीआई यूएनएमई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, शहरी गैर मानवीय कर्मचारी। ठीक है, ये दो भाग हो गए। और ग्रामीण में जो है, रूरल में जो है, इसमें भी सीपीआई आते हैं। इसमें दो प्रकार के, पहला एएल यानी एग्रीकल्चर लेबर, दूसरा रूरल लेबर जो ग्रामीण श्रमिक है। कृषि श्रमिक क्या हैं, औद्योगिक श्रमिक क्या हैं, शहरी गैर मानवीय श्रमिक कर्मचारी कौन है, और ग्रामीण श्रमिक कौन है। ग्रामीण श्रमिक जो मनरेगा या पशुपालन इत्यादि से जुड़े हैं, ये हमारे ग्रामीण श्रमिक हो जाते हैं। कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन से, मुर्गा पालन XYZ जितने से जुड़े हैं, ये हमारे वो हो गए। शहर में औद्योगिक श्रमिक जो है, जो उद्योग में लगे हैं, सिंपल सा फंडा। और शहरी गैर मानवीय कर्मचारी जो सरकारी शहर में काम कर रहे हैं, वो आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी को आगे। सीपीआई यूएनएमई, इसमें जो है उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता था जो बैंकिंग या बीमा क्षेत्र में कार्यरत। बताया आपको, सरकारी क्षेत्र में। सरकार ने अब सीपीआई को समाप्त कर दिया है, यानी जो यूएनएमई जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, और इसके जगह पर सभी श्रमिकों को सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो श्रमिक इसके अंतर्गत आते थे, सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते थे, इसको इसमें शामिल करके क्या कर दिया गया, सीपीआई डब्ल्यू कर दिया गया। जैसे समझे, एक इसमें था, ये पूरा सीपीआई है। ठीक है, इसमें क्या था कि ये अलग अलग थे। अब क्या है, सीपीआई आईडब्ल्यू भी इसी में आ गया, और यूएनएमई भी इसी के अंतर्गत आ गए, यानी औद्योगिक श्रमिक के अंतर्गत आ गए। किसमें? औद्योगिक श्रमिक के अंतर्गत। सॉरी, ऐसे बनेगा ये हमारा। ठीक है, और ये क्या हो गया, अर्बन यूएनएमई, ये क्या हो गया, आईडब्ल्यू, और ये हमारा हो गया सीपीआई। ठीक, आप सब ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीपीआई आईडब्ल्यू है, इसमें उन सभी श्रमिक जो संगठित और असंगठित दोनों को शामिल किया जाता था, जो शहर में उद्योग और सेवा में कार्यरत थे, सेवा और उद्योग में कार्यरत थे। और सीपीआई आईडब्ल्यू का नया आधार वर्ष 2016 है, आप लोग लिख लेंगे। जो पहले क्या था, 2001 था। और सीपीआई आईडब्ल्यू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते यानी डीए, महंगाई भत्ता यानी डीए। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। और डीए के बारे में भी पढ़ेंगे किसी अन्य टॉपिक जब हम लोग शुरू करेंगे, उसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको डीए क्या होता है, टीए क्या होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हम लोग लेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फिर भी जानना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं, महंगाई भत्ता में वृद्धि करना था। केवल सरकारी कार्यों में ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में नौकरी में महंगाई भत्ता को बंद कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग देखते हैं टीए डीए मिलता है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, और प्राइवेट में बहुत सारे कम ही कंपनियां टीए डीए देती हैं। जो उच्च लेवल की कंपनियां हैं उनके द्वारा ही टीए डीए दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2014 में है, आरबीआई ने अपने मुद्रास्फीति की गणना में डब्ल्यूपीआई को छोड़कर सीपीआई को अपना लिया। 2014 में आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई को छोड़ करके सीपीआई को अपना लिया। क्यों? इसके लिए आरबीआई ने एक नए सूचकांक को शुरू किया, जिसमें सीपीआई R+U यानी रूरल प्लस अर्बन यानी शहरी प्लस ग्रामीण को संयुक्त रूप से सूचकांक में शुरू किया गया। इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया, और इसका आधार वर्ष आरबीआई ने 2012 रखा। कब? 2012 रखा। अब देखते हैं आगे कि इस प्रकार सीपीआई में जो है, सीपीआई में वर्तमान में जो है 4 सूचकांक शामिल किए जाते हैं। कौन कौन सूचकांक हैं ये देखते हैं। आपको बताए थे सीपीआई आईडब्ल्यू, एएल, आरएल, R+U क्या होते हैं, इनको समझते हैं आप।
CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर आप लोग को समझा चुके थे। दूसरा CPI-AL एग्रीकल्चर लेबर। तीसरा CPI-RL रूरल लेबर। ठीक है, तीसरा अगला जो है CPI-R+U यानी रूरल प्लस अर्बन। ठीक है, इन सभी के आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि CPI-R+U यानी रूरल प्लस अर्बन के आंकड़े NSO द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, CPI-AL+RL का आधार वर्ष 1986-87 है। CPI एग्रीकल्चर लेबर और CPI रूरल लेबर का आधार वर्ष 1986-87 है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, अन्य सूचकांकों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अन्य सूचकांक में हम लोग आवासीय सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक को लेते हैं। आवासीय सूचकांक यानी रेसिडेक्स, दूसरा उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं आवासीय सूचकांक आखिर है क्या। इसे 2007 में शुरू किया गया था। किसको? आवासीय सूचकांक को 2007 में शुरू किया गया था और इसके आधार वर्ष 2007-08 थे और इसको वर्तमान में बदलकर 2017-18 कर दिया गया। फिर से समझते हैं, इसका सूचकांक आवासीय सूचकांक जो है इसको 2007 में शुरू किया गया और इसका आधार वर्ष पहले क्या था? 2007-08 था और वर्तमान में बदलकर इसे 2017-18 कर दिया गया है। और इसकी गणना जो है NSO द्वारा किया जाता है। आपको हाईलाइट करते जाते हैं, आप लोग समझते जाइए। शुरुआत 2007, पहले आधार वर्ष 2007-08, फिर बदलकर 2017-18 कर दिया गया। सूचकांक की गणना कौन करता है? NSO करता है। और इसके आंकड़े तिमाही आधार पर RBI द्वारा जारी किया जाता है और इसमें RBI देश के लगभग 50 शहरों को गणना में शामिल करता है। कितने? 50 शहरों को। और इस सूचकांक का महत्व है कि देश में भूमि सुधार, ठीक है, स्थावर संपदा, आवास के मूल्य में उतार चढ़ाव के अंतर को शामिल किया जाता है। जैसे कि भूमि का रेट कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। जैसे कि होता है ना कि वास की भूमि, बंजर भूमि अलग होती है, पैदावार वाली भूमि अलग होती है। इसी तरह के मूल्य में उतार चढ़ाव जो होता है, इसके अंतर को शामिल किया जाता है। ये पूरा टॉपिक समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार पॉइंट्स को एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक क्या होता है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें है कि केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उसमें से वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता था, इसमें सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें बताए वही सेवा को शामिल नहीं किया जाता, उसमें किया जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 55 से 60% है। और सेवा का अत्यधिक योगदान होने के बावजूद WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेवा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह WPI की सबसे बड़ी एक कमी के रूप में सामने आता है। ठीक है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसके लिए सरकार जो है WPI पर अभिजीत सेन समिति का गठन किया, जिन्होंने WPI के स्थान पर PPI को शुरू करने का सुझाव दिया और PPI में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा। PPI में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा, जबकि WPI में क्या होता था? वस्तु को शामिल किया जाता था, सेवा को शामिल नहीं किया जाता था। 2016 में जो सरकार है BN गोल्डर समिति का गठन किया था। इन्होंने कुछ मुख्य सुझाव दिए। सुझाव थे कि सरकार को अभी WPI को जारी रखना चाहिए। गोल्डर समिति जो था, BN गोल्डर समिति, उन्होंने कहा कि सरकार को WPI अभी जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ में WPI के साथ साथ PPI का भी गणना करना चाहिए और ये धीरे धीरे WPI को PPI से प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि PPI की गणना करते रहना चाहिए और WPI को भी जारी रखना चाहिए। धीरे धीरे इसको WPI से PPI में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। और इसमें आधार वर्ष जो है WPI के आधार वर्ष के समान उपयोग होना चाहिए। यानी WPI का आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था। विश्व में अधिकांश विकसित देश, जो देश विकसित हैं यानी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये जो है अपनी गणना में PPI का ही उपयोग करते हैं, जबकि वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति गणना में मुख्य रूप से WPI का ही, होलसेल प्राइस इंडेक्स का ही उपयोग होता है। इसलिए भारत में WPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए।
WPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है MCQ के रूप में, देखते जाएंगे, हर एक एग्जाम में काम आएंगे। फिर 2021 में एक न्यूज आया था, किसी द हिंदू में छपा था, द हिंदू या इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। 2021 में सरकार द्वारा जो है रमेश चंद की अध्यक्षता में WPI और PPI पर एक कार्य समिति का गठन किया है, जो अपने सुझाव जल्द से जल्द सरकार को सौंपेंगे। और ये रिपोर्ट जो ही आ जाएगी आपको हम फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, आपको बताएंगे कि इन रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं और क्या क्या सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादक मूल्य सूचकांक जो है PPI पब्लिक, ठीक है, प्राइस इंडेक्स, वह सूचकांक है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होगा। PPI जो जिस पर सुझाव आए हैं WPI के स्थान पर PPI, इस पर जो है वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा। बताया ही था आपको, इसमें उन कीमतों के उतार चढ़ाव को शामिल किया जाएगा जिसमें उत्पादक वस्तु और सेवा का विक्रय बाजार में करता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब है हमारा आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट। ठीक है, बेस इफेक्ट क्या होता है इसको जानते हैं। यह वास्तविक मुद्रास्फीति को प्रदर्शित नहीं करता है, वास्तविक मुद्रास्फीति को, रियल इन्फ्लेशन को प्रदर्शित नहीं करता है। यह पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति का वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव को बतलाता है, यही होता है आधार प्रभाव। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अगस्त 2021 में इन्फ्लेशन 8% था और अगस्त 2020 में जो था इन्फ्लेशन 5% था, तो आधार प्रभाव कितना हुआ? 3% का हुआ। बताया गया ना, मुद्रास्फीति का वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव, पिछला वर्ष क्या था और वर्तमान वर्ष में क्या है, इससे जो अंतर आया वही हुआ आधार प्रभाव। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, अगस्त 2021 मुद्रास्फीति WPI दर आधार प्रभाव के कारण 3% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जून 2021 में भारत में WPI लगभग 12% रहा, ये फैक्ट्स के रूप में देखते हैं हम लोग, जबकि CPI दर लगभग 6% रहा 2021 में। WPI दर का इतना अधिक रखने का मुख्य कारण आधार प्रभाव माना जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का अधिक रखने का मुख्य कारण बेस इफेक्ट माना जाता है, क्योंकि जून 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मुद्रास्फीति दर -1.8% था, और यही कारण है कि जून 2021 में मुद्रास्फीति दर है लगभग 12% हो गया, जो CPI से भी बहुत अधिक है। क्या है? CPI से बहुत अधिक हो गया था। समझ गए आप लोग? अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण किया जाए। मुद्रास्फीति का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा? 2016 से पहले RBI और भारत सरकार दोनों ही अपने अपने नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करते थे, और RBI जो अपनी मौद्रिक नीति का उपयोग करता था, जबकि सरकार राजकोषीय नीति का। मुद्रास्फीति पर किस प्रकार नियंत्रण? RBI मौद्रिक नीति के द्वारा, ठीक है, यानी, और सरकार जो है राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती थी। 2016 में सरकार द्वारा RBI अधिनियम 1934 को संशोधित करके मौद्रिक नीति समिति जो है इसका गठन किया। इसमें कुल 6 सदस्य को शामिल किया, जिसमें से 3 सदस्य जो थे वो सरकार के होते थे, ठीक है, और 3 सदस्य RBI के होते। 6 सदस्य, 3 सरकार के, 3 RBI के। RBI गवर्नर इस समिति का अध्यक्ष होता था। ठीक है, अब देखते हैं इस समिति के कार्य क्या क्या रहे हैं। ठीक है, इस समिति के कार्यों को जानते हैं अब हम लोग। इसके मुख्य कार्य देश में प्रधान ब्याज दर यानी बेंचमार्क रेपो रेट जो था, बेंचमार्क दर जो था उसको प्रधान ब्याज दर कहा जाता था, उसका निर्धारण करता था। बेंचमार्क रेट क्या था? रेपो और रिवर्स रेपो को ही कहा जाता था। ये समिति जो है अगले 5 वर्ष तक यानी 2016 से 2021 तक देश में मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करेगी और उसे सामान्य स्तर पर रखने का प्रयास करेगी। ठीक है, 2016 से 21 तक ये टर्म दिया गया था। इसी में क्या हुआ कि वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समिति का गठन किया है और इन्होंने देश में सामान्य मुद्रास्फीति दर का सुझाव दिया। उसके अनुसार भारत में सामान्य मुद्रास्फीति का दर क्या होना चाहिए था? 4 ± 2% यानी अधिकतम। क्या माना उन्होंने? 4 ± 2 का मतलब हुआ
कि अधिकतम 6% और मिनिमम 2%। 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से अधिक नहीं होना चाहिए, और सामान्य जो होगा 4% होना जरूरी है। ठीक है, सामान्य दर को 4% माना, अधिकतम 6 से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 2 से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं कि मुद्रास्फीति पर जो है, मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी देखते हैं। मुद्रास्फीति, सामान्य मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अगर 4% हो तो, सामान्य मुद्रास्फीति दर 4% है तो क्या होगा, वस्तु और सेवा के मूल्य में सामान्य वृद्धि होगा, उत्पादक वर्ग को लाभ होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। किस प्रकार वृद्धि होगा उत्पादन में, जीडीपी के माध्यम से और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से। ठीक है, और जब जीडीपी में वृद्धि होगा तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगा, और रोजगार में अगर वृद्धि होगा तो आय में वृद्धि होगा, अगर आय में वृद्धि होगा तो जीवन स्तर बेहतर होगा। यानी कुल मिलाकर कहा गया है तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि और रोजगार के जीवन स्तर में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास होगा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इस प्रकार सामान्य मुद्रास्फीति में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे कहा गया है उच्च मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होगा। अगर मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो जाए तब क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अर्थ पर। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 6% से अधिक होने लगे तो वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में तेजी से गिरावट आती है। इससे मांग प्रभावित होता है। क्यों, अगर मान चलिए किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आएगी, क्रय करेंगे नहीं लोग। ठीक है, अगर क्रय करेंगे नहीं तो फिर इसके मांग जो है प्रभावित होगा, यानी मांग, फिर लोग चाहते हुए भी नहीं खरीदेंगे तो मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और मांग कम होने से उत्पादक वर्ग जो है हतोत्साहित होकर उत्पादन कम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आलू का उत्पादन हुआ तो उसके बाद उसके मांग में पैसा जो ही बढ़ा, उसके मूल्य में, कीमत में बढ़ा तो लोग खरीदना कम कर दिए। जो ही कम कर दिए तो क्या होगा, बिकेगा नहीं तो क्या होगा, क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आएगी और मांग कम होने लगेगा, जिससे किसान वर्ग जो है, उत्पादक वर्ग किसान भी आते हैं, वो क्या कर देंगे, उत्पादन अगले बार सोचेंगे अरे बिक्री हुआ लेकिन बहुत कम कीमत मिला, इससे उत्पादन कम करना शुरू कर देंगे। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। उत्पादन नहीं करेंगे तो लोग, आम लोग जो ठेला से बेचते हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग, फिर लोग बेचेंगे भी नहीं। इस प्रकार मुद्रास्फीति दर बढ़ने के साथ साथ अगर बेरोजगारी भी बढ़ने लगे तो इसे स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इसी को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी मुद्रास्फीति जो है 4 से कम होकर के, मिनिमम बताए थे 2% हो जाए तब क्या होगा। जब मुद्रास्फीति की दर 0 या इससे भी नीचे गिर जाए तो नकारात्मक स्थिति कहलाती है, और इस स्थिति को अवस्फीति या मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन भी कहा जाता है। इससे क्या क्या होगा देखते हैं। ये तरलता में यदि कमी आती है तो मुद्रा की आपूर्ति में भी कमी आएगी, यानी मार्केट में पैसा नहीं है तो मुद्रा की आपूर्ति ऑटोमेटिक कम हो रहा है। मुद्रा की आपूर्ति कम होगा तो क्रय शक्ति क्षमता में कमी आएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, उनके पास पैसा रहेगा नहीं। क्रय शक्ति क्षमता में कमी आएगी तो मांग में कमी होगी। किसी वस्तु को अगर नहीं खरीदा जाएगा तो उसके मांग में भी कमी आएगी। ठीक है, यदि मांग की तुलना में वस्तु और सेवा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक मांग कम हुआ, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वस्तु और सेवा जो है वो नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कि कम से कम दाम में लोगों को प्रस्तुत किया जाए इसके लिए। और वस्तु और सेवा के मूल्य में सतत गिरावट आएगी, और इससे क्या होगा, उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होंगे और उत्पादन में कमी कर देंगे। इससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। जो ही बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई तो क्या होगा, ये आर्थिक मंदी का रूप होता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था में अन्य वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारे वर्ग और ये है उन पर पड़ने वाले प्रभाव। उत्पादक वर्ग का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, उपभोक्ता वर्ग क्या होगा, नुकसान। क्यों होगा नुकसान, क्योंकि उपभोक्ता वर्ग का बचत प्रभावित होता है इससे। व्यापारी वर्ग को क्या होगा, इसको लाभ होगा। पेंशन भोगी को नुकसान, निश्चित आय वाले को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि उनकी क्षमता प्रभावित होगी निश्चित आय वाले की।
अगर निश्चित आय है किसी की 10 रुपये इनकम है मंथली, तो वो उनके मुद्रास्फीति का उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी क्षमता प्रभावित होगी, वो खरीद नहीं पाएंगे सामान। और परिवर्तनशील आय वाले व्यक्ति उनको लाभ होगा किस माध्यम से? दिहाड़ी मजदूरी, जो पर डे काम करते हैं 300 400 500 रुपये पर डे कमाते हैं, उनको लाभ होगा, पर डे उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आयातित वस्तुओं पर क्या क्या होगा प्रभाव। आयातित वस्तुओं पर प्रभाव क्या क्या होगा कि आयातित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होगी और निर्यात में कमी आएगी। ऋणी जो है उनको लाभ होगा और ऋणदाता को नुकसान होगा। देनदार को लाभ होगा और लेनदार को नुकसान होगा। ठीक है, समझ गए। और बॉन्ड धारक यानी डिबेंचर धारक जो हैं उनको भी नुकसान आएगा। अब देखते हैं ऋणी या ऋणदाता या लेनदार देनदार को लाभ या नुकसान क्यों होगा। ठीक है, ये भी देखेंगे आगे। अब इसी टर्म में हम लोग आगे देखते चलेंगे कि जब भारत में मुद्रास्फीति के दर में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगा तो वस्तु के मूल्य में ऑटोमेटिक वृद्धि होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुएं महंगी होती है, जिससे अन्य देश क्या होता है? भारत की वस्तुओं को खरीदना कम कर देते हैं या फिर ना के बराबर खरीदते हैं, खरीदना ही बंद कर देते हैं। भारत का इससे क्या होगा? निर्यात प्रभावित होगा, अर्थात कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत विदेशों में 10 रुपये है, भारत का जो वस्तु है, और किसी अन्य देश का वस्तु उसी की कीमत 5 रुपये, तो क्यों 10 रुपये में कोई खरीदेगा? समान गुणवत्ता है, समान सब कुछ है। उससे आयात पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? मुद्रास्फीति का आयात पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? ठीक है, भारत के संदर्भ में देखते हैं कि जब भारत में मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि होगी तो इसका कारण मांग में वृद्धि और वस्तु की आपूर्ति में कमी पाया जाता है। तब सरकार बाहर से वस्तुओं का आयात कर उसकी पूर्ति को बढ़ाकर अचानक से आय मूल्य में वृद्धि को कम करने का प्रयास करती है। इसी को जो है मुद्रास्फीति आयात कहा जाता है। ये मुद्रास्फीति आयात को बढ़ाता है। जैसे एक हाल फिलहाल में हुआ था हम लोग के साथ कि प्याज की कीमत, आलू की कीमत में वृद्धि हो गई तो सरकार विदेशों से मंगाकर उसके मूल्य को कम करने का प्रयास कर रही थी। तो इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति आयात को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति क्या करता है? आयात को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग देखेंगे जो आपको बताए थे ऋणी और ऋणदाता, लेनदार और देनदार। आपको लगता होगा कि ऋणी वही होगा जो ऋण देता है यानी कि देनदार, और ऋणदाता जो ऋण देने वाला होता है। ठीक है, और ऋणी लेने वाला। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान चलिए कि 1000 रुपये है, 1000 रुपये है और 10% प्रति वर्ष ब्याज दर के हिसाब से कोई व्यक्ति ए है बी को ब्याज देता है। ठीक है, ब्याज पर पैसे देते हैं। ठीक है, तो अगर उसने ब्याज पर पैसा दिया, किसने? ए ने दिया। देखते हैं, ए ने बी को दिया तो ए यहाँ पर क्या हो गया? ऋणदाता, ऋणदाता हो गया। और बी क्या हो गया? ऋणी हो गया, यानी ऋण लेने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए ऋणदाता और ऋणी क्या होता है, ये समझ गए। चूँकि ए ने ऋण दिया है बी को तो ए हो गया ऋणदाता और बी हो गया ऋणी। अब यहाँ पर देनदार और लेनदार क्या होता है कि बी ऋण लिया है तो ये ब्याज चुकाएगा, तो ये क्या हो गया? देनदार। और ए क्या हो गया? क्योंकि इसने ऋण दिया है, इसको ब्याज मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा, तो ये क्या हो गया? लेनदार। ठीक है, अब बी ब्याज चुकाएगा यानी पैसा उससे जाएंगे उसके हाथ से, तो ये हो गया देनदार। ठीक है, समझ गए। एक बार और समझते हैं हम लोग। ए अगर जो मान लीजिए बी को ब्याज देता है, ठीक है, तो ए ने क्या किया? दिया पैसा बी को, इसने लिया पैसा। अब बी क्या करेगा? ब्याज चुकाएगा। ठीक है, किसको? ए को चुकाएगा। इसको ये क्या करना है? देना है, इसको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ऋणदाता, ऋणी, देनदार और लेनदार में संबंध आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप लोग बॉन्ड डिबेंचर ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ये पत्र होता है जो समझौता या अनुबंध को बताता है। और बॉन्ड डिबेंचर धारक कौन होते हैं? इसे गारंटी के रूप में जो रखा जाता है ये होते हैं बॉन्ड डिबेंचर धारक। ठीक है, अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति
को बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता जो है घटता है। इससे क्या होगा, ऋणदाता को नुकसान होता है, किंतु ऋणी लाभ में होते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसे ज़्यादा ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है। क्या होता है, ज़्यादा ब्याज नहीं चुकाना होता है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति और अपस्फीति को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सरकार और आरबीआई दोनों ही अपने नीतिगत उपाय के द्वारा बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब देखते हैं, पहला टर्म देखते हैं कि सरकार और आरबीआई द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि आरबीआई के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का क्या क्या प्रयास किया जाता है, इसको देखते हैं। आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, और इसके लिए 2 प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको बता चुके हैं आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, और सरकार है राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित या रोकने के लिए। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति है 2 प्रकार की। कौन कौन सी, सस्ती मौद्रिक नीति यानी चीप मनी पॉलिसी, और दूसरा महंगी मौद्रिक नीति यानी डियर मनी पॉलिसी। अब देखते हैं कि सस्ती मनी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, इसमें है कि आरबीआई जब बाजार में तरलता में वृद्धि करने के लिए पारधान ब्याज दर में कमी करता है तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। क्या, जब बाजार में आरबीआई तरलता में वृद्धि करने के लिए प्रधान ब्याज दर को कम करता है तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई बाजार में बढ़े हुए तरलता को नियंत्रित करने के लिए प्रधान ब्याज दर में वृद्धि करता है, जिसे महंगी मौद्रिक नीति करता है। जब प्रधान ब्याज दर में कमी तो सस्ती मौद्रिक नीति, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई के द्वारा प्रधान ब्याज दर में वृद्धि होता है तो महंगी मौद्रिक नीति होता है। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में तरलता कम होने के कारण मांग में कमी आ जाए, अर्थव्यवस्था में तरलता कम यानी मार्केट में पैसा कम तो मांग में कमी, आदमी के पास पैसा रहेगा नहीं तो किसी भी वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी वस्तु रहते हुए भी। इससे क्या होगा, अविस्फीति या मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः इसे दूर करने के लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति यानी चीप मनी पॉलिसी का प्रयोग करके तरलता को बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, अब देखते हैं, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होने लगे, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है अप होने लगे, इसका कारण क्या होगा, बाजार में तरलता की अधिकता होगी यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा है। तब आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करके तरलता को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, किस प्रकार करता है, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। वंस अगेन, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखते हैं सरकार द्वारा क्या क्या उपाय, आरबीआई द्वारा देख लिए सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति आरबीआई। अब देखते हैं सरकार क्या क्या करती है अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए। पहला, सब्सिडी में वृद्धि करके, कर के दर में कमी करके, और अन्य कई माध्यम है, इसके माध्यम से सरकार अपस्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार किस प्रकार नियंत्रित करती है मुद्रास्फीति को, सब्सिडी में कमी कर देगा, कर के दर में वृद्धि कर देगा। ठीक है, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी में वृद्धि और कर के दर में कमी करता था, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी में कमी कर देगा, कर के दर में वृद्धि कर देगा। सरकार अपने घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए नए नोट छापवाना बंद कर देगा और वस्तु और सेवा की आपूर्ति में वृद्धि कर देगा। इसके माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसको जान लेते हैं। पहला है अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, मुद्रास्फीति का सबसे उच्चतम अवस्था है जहाँ मुद्रास्फीति की दर 3 से 4 अंकों का हो जाता है, जैसे 900%, 2000%, 9000%, जैसे 9000% है 1 2 3 4 अंक का हो गया, 2000% है 4 अंक का हो गया। इसको कहा जाता है अतिस्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, 4 अंक का हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन।
मुद्रास्फीति की यह स्थिति जो है अधिकतम विकसित देशों में पाई जाती है, जो देश विकसित हैं, डेवलप्ड हैं। यहाँ है मुद्रास्फीति की दर 0 से 1% के बीच में होता है तथा एक अतिरिक्त प्रतिशत बढ़ने में भी दीर्घ काल का समय लगता है। ठीक है, जैसे भारत में मुद्रास्फीति 4% है। समिति ने रिपोर्ट दिया था कि ±2% होना चाहिए, अधिकतम 6, न्यूनतम 2%। अगला देखते हैं कोर स्फीति क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? जब दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक स्थिर मूल्य वाली और दूसरा अस्थिर मूल्य वाली। अस्थिर मूल्य वाली वस्तुओं में कीमतों का उतार चढ़ाव अधिक होता है, जैसे कि खाद्य की वस्तुएं हो गई, ईंधन की वस्तुएं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की दाम कीमत में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और स्थिर वस्तुएं जो होती है, जैसे खाद्य ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुएं स्थिर मूल्य वाले वस्तु होते हैं, उसे जब वृद्धि होती है उसमें, तो उस स्थिति को कोर स्फीति कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ फिर से समझते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं, एक स्थिर मूल्य वाली, दूसरा अस्थिर मूल्य वाली। इन वस्तुओं के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसे कोर स्फीति कहा जाता है। कोर स्फीति का एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। कोर स्फीति होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वस्तुएं। वस्तुएं कौन? खाद्य प्लस ईंधन को छोड़कर। ठीक, हेडलाइन स्फीति क्या होता है इसको हम लोग समझे थे, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। हेडलाइन स्फीति जो है, इसमें WPI के द्वारा 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत 697 वस्तुएं पढ़े थे हम लोग। प्राथमिक वस्तुएं 117, ठीक है, ईंधन के 16 और विनिर्मित मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 569। ठीक, इसमें जो है प्राथमिक में दो वस्तुएं, खाद्य और गैर खाद्य। खाद्य को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि गैर खाद्य को शामिल किया जाता है। ईंधन को भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यानी गैर खाद्य वस्तु और विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वस्तुएं जो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस जो वस्तुएं थी, ये कौन सी वस्तुएं थी? विनिर्मित वस्तुएं और प्राथमिक का गैर खाद्य वस्तुएं, इसको शामिल किया जाता है। इसी को कोर स्फीति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अविस्फीति की स्थिति क्या होती है। अविस्फीति क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है? जब मुद्रास्फीति की दर 2% से कम हो जाए और यह कम होकर 0 या नकारात्मक हो जाए। मुद्रास्फीति की दर 2 से कम हो और यह 0 या एकदम बिल्कुल माइनस में हो जाए, इसे अविस्फीति कहा जाता है। और अविस्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता की कमी है, और तरलता की कमी के फलस्वरूप मांग में कमी हो जाती है। इस प्रकार मांग की तुलना में वस्तु और सेवा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मांग जो ही कम होगा तो वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप जो है वस्तु और सेवा के मूल्य में सतत गिरावट होती रहती है, जिससे उत्पादक वर्ग जो है हतोत्साहित होते हैं और उत्पादन करना कम कर देते हैं। बता चुके हैं आपको। इससे क्या होगा? बेरोजगारी की स्थिति होगा। बेरोजगारी की स्थिति जो ही बनेगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी, आर्थिक इफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं संस्फीति क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब अविस्फीति के कारण डिफ्लेशन के कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की जो रेट है 0 या नकारात्मक हो जाए, यानी जब अविस्फीति के कारण मुद्रास्फीति की दर 0 या नकारात्मक हो जाए और अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आ जाए, तो इस स्थिति को अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना होता है। और सरकार और RBI दोनों ही मिलकर अपने नीतिगत उपाय के द्वारा मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहाँ? बाजार में तरलता में वृद्धि करके। इस माध्यम से मुद्रास्फीति दर को सामान्य दर में लाया जा सकता है। सामान्य दर क्या है? 4%। इसी स्थिति को संस्फीति कहा जाता है। समझ गए आप लोग? अब RBI द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं ये देखते हैं। RBI द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा सब्सिडी में वृद्धि और कर के दर में कमी करके संस्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब स्फीति को नियंत्रित करने के लिए संस्फीति का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। अब स्फीति को नियंत्रित करने के लिए संस्फीति का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन। आपको ऊपर बताए थे क्या होता है स्टैगफ्लेशन, निस्पंदन स्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक हो जाए, यानी 6% से भी अधिक, अधिकतम माने थे ना 4 ± 2,
मिनिमम 2 और अधिकतम 6, इससे भी अधिक हो जाए तो इस प्रकार अत्यधिक मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आएगी, जो अंततः क्या होगा, मांग को प्रभावित करेगा, और मांग प्रभावित होने से उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होंगे और उत्पादन करना कम कर देंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या बनेगी। अब बेरोजगारी की समस्या बनेगी तो आर्थिक मंदी आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है वह स्थिति जहां मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक हो, साथ में बेरोजगारी भी बढ़े, उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ठीक, जहां मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक हो और साथ में बेरोजगारी भी बढ़े, उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। फॉर्मूला समझ लेते हैं, स्टैगफ्लेशन बराबर उच्च मुद्रास्फीति दर प्लस बेरोजगारी। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखते हैं अपस्फीति क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। जब मुद्रास्फीति दर अत्यधिक यानी 6% से अधिक हो, तब सरकार और आरबीआई दोनों अपने नीतिगत उपाय के द्वारा उसे कम करने का प्रयास करती है। कैसे, तरलता को नियंत्रित करके और वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाकर। तरलता यानी पैसा जो है उसको नियंत्रण कर लेगी और वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देगी। इससे मुद्रास्फीति दर को सामान्य दर में लाया जा सकता है, यानी सामान्य दर 4% में लाया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति द्वारा, और सरकार जो है क्या करती है, सरकार के नीति, आरबीआई तो महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। सरकार जो है क्या करती है, सब्सिडी में कमी करती है, कर के दर में वृद्धि करती है, वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि कर देती है सरकार। ठीक है, और अपस्फीति में बेरोजगारी दर नहीं बढ़ता है। अपस्फीति में बेरोजगारी का दर जो है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैगफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए अपस्फीति का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं धारणीय मुद्रास्फीति क्या होता है, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की वह दर जो दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, ठीक है, उसे धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति का दर जो है लॉन्ग टर्म में देश के आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है सहायता करे, उसे धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए 4% है यह, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश के लिए 0 से 1% होता है। समझ गए आप लोग, छोटा छोटा पॉइंट है, देखते जाते हैं जल्दी जल्दी। खाद्यस्फीति क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन। जब खाद्य वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि होता है तो उसे खाद्यस्फीति कहते हैं। भारत में खाद्यस्फीति की स्थिति अधिक पाई जाती है। क्यों, इसके कारण है कुछ। पहला कारण कालाबाजारी और जमाखोरी, आपको बताए थे। जब व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का अगर जमा कर रहे, जैसे आलू है, आलू स्टॉक कर लिया, मार्केट में कमी हो जाएगी, उसको महंगे दाम में बेचेंगे बाद में, समझ चुके हैं हम लोग। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक, जैसे परिवहन, भंडारण इत्यादि की कमी करके, आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक कमी करके। जनसंख्या में उपभोग पैटर्न में बदलाव करके, जनसंख्या के उपभोग पैटर्न में बदलाव करके। अगला हमारा पॉइंट बनेगा सरकार के बफर स्टॉक की गलत रणनीति। सरकार के बफर स्टॉक की गलत रणनीति उसके कारण से भी होगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसल परिवर्तन जो होगा उसके कारण भी हो सकता है, और कृषि में समस्या जब होगा तब होगा। ठीक है, अगला हमारा है एसक्यू समिति, स्फीति, स्क्यू इन्फ्लेशन। ठीक है, यह स्फीति जहां मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों साथ साथ दिखाई दे, मुद्रास्फीति और अपस्फीति जो है दोनों साथ साथ दिखाई दे। भारत में एक और जहां खाद्य वस्तुओं के मूल्य में तेज़ी से वृद्धि होती है, वहीं दूसरे ओर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, XYZ जितने भी उसके मूल्य में तेज़ी से कमी भी होती है। स्क्यू स्फीति जो होती है, इसका फार्मूला है स्क्यू स्फीति बराबर मुद्रास्फीति जोड़ अपस्फीति। ये हमारा स्क्यू स्फीति की स्थिति हो गई। ठीक है, जब द्रव्य की आपूर्ति, ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, जब द्रव्य की आपूर्ति स्थिर या यथावत हो तो उसके मांग में वृद्धि होती है। अब वृद्धि होती है तो क्या क्या होगी, इसके कीमत में वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि, क्योंकि द्रव्य के मांग करने पर उसकी आपूर्ति बढ़ जाएगी और तरलता में वृद्धि होगा, और बढ़े हुए कीमत को कम करने के लिए आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करेगा। ब्याज दर में आरबीआई जब वृद्धि करेगा तो क्या होगा, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करके ब्याज दर में वृद्धि करेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं, उसके साथ ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिलिप्स वक्र क्या होता है, फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स अर्थशास्त्री जो है, जो न्यूजीलैंड के थे, उनके द्वारा दिया गया
उन्होंने मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताया। क्या क्या बताया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपात बेरोजगारी होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसी के साथ हमारा ये इन्फ्लेशन चैप्टर, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति खत्म होता है और मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलें और वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर भी ज़रूर करें। चलिए बाय, जय हिंद।